अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, लाखों करोड़ दुरूद व सलाम नाजिल हो खातिमुन नबीयीन इमामुल अंबिया हज़रत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम मौलाना मोहिउद्दीन गाज़ी साहब, मोहतरम मकबूल अहमद अनारवाला साहब, मोहतरम डॉक्टर सलीम पट्टीवाला साहब और ज़कात सेंटर इंडिया अहमदाबाद चैप्टर की दावत पर तशरीफ़ लाए अहमदाबाद शहर के तमाम मौजूद हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात सेंटर इंडिया तकरीबन 2 साल पहले नेशनल लेवल पर कायम किया गया। ये एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जिसका पान इंडिया नेटवर्क है और मुल्क के बड़े शहरों में इसकी शाखें कायम हो चुकी हैं। उसमें से एक हमारा शहर अहमदाबाद भी है। यहाँ पर हमने तकरीबन 1.5 साल कबल इसका आगाज़ किया, यानी गुज़िश्ता रमज़ान से पहले हमने इसकी शुरुआत की और अभी 15 अगस्त का दिन, ये भी 15 अगस्त 2023 में एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम भी हम अहमदाबाद में कर चुके। तो एक छोटा सा तारुफ तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद की सतह पर कुछ लोगों के है, लेकिन फिर भी आज दोबारा एक गैदरिंग हुई है। तो क्या कंसेप्ट है सेंटर का और अहमदाबाद में इसकी लीडरशिप कौन कर रहे हैं और अहमदाबाद में वो क्या स्कीम्स है कि जिस पर यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, और इसके अलावा इन 1 साल के अंदर क्या तब्दीली हम ला पाए, उस सिलसिले मुख्तसर से इंशाल्लाह पीपीटी के जरिए आप हजरात के सामने बात रखने की कोशिश करूँगा। तो आप ये देख रहे हैं ज़कात सेंटर इंडिया के तारुफ में एक बात रखी गई है कि ये इनिशिएटिव है पॉवर्टी फ्री और सेल्फ रिलायंट उम्मा की। जैसा कि हमारे सदर साहब ने फरमाया कि हम एक खुद कफ़ील उम्मत बनाना चाहते हैं, ऐसी उम्मत जहाँ पर गुर्बत ना हो और वो खुद कफ़ील हो, मुस्तहकम हो, उसके अंदर इस्तेकामत हो और उसको हाथ फैलाने की ज़रूरत किसी के सामने ना पड़े। ये इस बड़े कंसेप्ट के साथ ये सेंटर पूरे हिंदुस्तान में कायम कर रहा है और अहमदाबाद में भी पिछले 1.5-2 साल से हम ये कोशिश कर रहे हैं, एक बड़े मिशन और विज़न के साथ कि हम एक खुद कफ़ील और गुर्बत से आज़ाद उम्मत बनाना चाहते हैं। उसके अलावा भी कुछ 4-5 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जिसके ऊपर ज़कात सेंटर काम करना चाहते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हम उम्मत के सामने ये बात को वाज़ेह करना चाहते हैं कि जो पहले 2 गुफ्तगू में आ गया कि उम्मत इस बात को पहले समझे कि ज़कात बेसिकली कोई डोनेशन नहीं है बल्कि एक इबादत है। हम इसको इस तरह प्रोपेगेट करना चाहते हैं उम्मत में कि इसको एक छोटी चीज़ उम्मत ना समझे कि हम साल में एक मरतबा कुछ 2.5% दान दक्षिणा कर रहे हैं, बल्कि 2.5% अल्लाह के हुक्म में हम निकाल रहे हैं। इसलिए वो एक इबादत है, वो बड़ी इबादत है। इसके साथ साथ ये भी हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि जिस तरह नमाज एक इज्तिमाई इबादत है, उसी तरह ज़कात भी इज्तिमाई इबादत है। और जब तक हम इस ज़कात को इज्तिमाई इबादत की तरह नहीं लेंगे, जिस इकोनॉमिकल क्राइसिस से हम शिकार हैं, उस क्राइसिस से हम नहीं निकल पाएंगे। तो पहली चीज़ ये हम उम्मत के अंदर प्रोपोगेट करना चाहते हैं कि उम्मत इसको इबादत समझे और इसको इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकलने का एक जरिया भी समझे। साथ ही साथ हम ज़कात को और उसर को भी साथ में इस तरह यूटिलाइज़ करना चाहते हैं कि जो ज़कात लेने वाले हैं, किसी वजह से ज़कात लेनी पड़ रही है, वो आने वाले 1 साल में 2 साल में इस तरह वो अपने आप को उस ज़कात के फंड से इस तरह वो डेवलप कर सकें कि वो ज़कात देने वाले बन जाए। और इसके तहत हम जो स्कीम चलाना चाहते हैं, तीसरी चीज़ वो है कि हम कुछ पेंशन स्कीम, कुछ मेडिकल और लाइवलीहुड, ये तमाम चीज़ें हम चलाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ है कि हम कुछ रिसर्च वर्क भी करना चाहते हैं ज़कात के सिलसिले में। ये भी ज़कात सेंटर इंडिया चाहता है कि एकेडमिक वर्क हो और ये ना सिर्फ मुसलमानों के सामने बल्कि तमाम लोगों के सामने बात आए कि किस तरह ज़कात लोगों को आगे बढ़ा सकता है। ये कुछ रिपोर्ट्स है कि आप ये देख रहे हैं, कुछ रिपोर्ट का तस्करा यहाँ पर किया गया है। ख़ास तौर पर ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट है और नीति आयोग की भी रिपोर्ट है कि ये रिपोर्ट आप पढ़ेंगे जब, तो इसमें यह आपको हासिल होगा छोटा सा कि जो नेशनल एवरेज है पॉवर्टी की, गुर्बत की जो नेशनल एवरेज है, वो लगातार घट रही है। ऐसा ये रिपोर्ट कहती है जो पार्लियामेंट में पेश की गई। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखेंगे इसके आगे वाली स्लाइड में
कि जहां नेशनल एवरेज पॉवर्टी की घट रही है, वही नेशनल एवरेज मुसलमानों की बढ़ रही पॉवर्टी की। ये कुछ स्टेट्स का इसमें तस्करा किया गया है। आप सिर्फ गुजरात का देख लें कि 93-94 में 45.5% नेशनल एवरेज की पॉवर्टी की, तो मुसलमानों की 49.9% थी। और उसको आगे बढ़ते जाइए, नेशनल एवरेज लगातार घट रही है और 2020-21 की में 25.1% थी नेशनल एवरेज। जो मुसलमान गुर्बत ज़्यादा थे वो 35% थे। तो ये लोग, दूसरे लोग तो शायद उस गुर्बत से बाहर निकल रहे, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों की एवरेज लगातार वो बढ़े जा रही है, यानी नेशनल एवरेज के मुताबिक। आप उसको कम तो देखेंगे 49% से कम हो गया है, लेकिन वो नेशनल एवरेज हो रही है उस लिहाज से मुसलमान लगातार, क्योंकि ये इसलिए भी अलार्मिंग है क्योंकि जिस तरह ये बढ़ रहा है उस तरह मुसलमानों की आबादी भी बढ़ रही है थोड़ी। पहले हम कुछ कम थे, तब ज़्यादा हो रहे हैं। पहले हिंदुस्तान की आबादी 50 करोड़ की, तब 135 करोड़ हो गई। इसलिए ये अलार्मिंग है कि ये क्यों आखिरकार ये लगातार जब घट रहा है दूसरे जहाँ नेशनल एवरेज, तो मुसलमानों की क्यों घट नहीं रही बल्कि बढ़े जा रही। तो यही कुछ चीज़ें थी जिसको सामने रखकर ये तमाम रिसर्च किया गया, उसके सामने रखकर फिर ये फैसला किया गया कि हम एक इज्तिमाई नज़्म कायम करें, जिसका और ज़कात सेंटर इंडिया के नाम से इज्तिमाई नज़्म कायम किया गया। ये उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, विजन है कि आने वाले 6 सालों में जिस तरह अहमदाबाद में यूनिट कायम हुआ और काम कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान के 300 बड़े टाउन प्लेस में आने वाले 6 सालों में ये सेंटर कायम हो जाए। सेंटर किस तरह कायम होगा, तो हम ये एक सेंटर की एडवाइजरी काउंसिल होगी, ये शहर लेवल का सेंटर होगा, उसकी एडवाइजरी काउंसिल होगी। उसके बाद उसके काउंसिल एक मैनेजमेंट कमेटी बनाएगा, फिर कुछ स्टाफ भी अपॉइंट किया जाएगा, ऑफिसेज भी खोली जाएगी और पूरा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली इसको पूरा चलाने की कोशिश किया जाएगा और वाइड पब्लिसिटी ज़कात जो लोग दे रहे हैं उनके सामने उसकी की जाएगी। अब ये एक सवाल है, ज़कात तो बहुत सारे तंजीमें, बहुत सारे इदारे वसूल कर रहे हैं, तो ज़कात सेंटर की क्या यूनिकनेस होगी? तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है। सबसे पहली चीज़ें जो मैंने शुरुआत में कहा कि हम ये चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग बिलीव भी करते हैं कि ज़कात को हम एक इबादत समझते हैं और हम चाहते हैं कि उम्मत भी इसको एक इबादत समझे, उसको ना डोनेशन समझे, ना एक छोटा सा फंड समझे। और हम इस ज़कात के जहाँ खर्च करने के जो मुद्दात गिनाए गए हैं सूरह तौबा में, हम ज़कात सेंटर के जरिए तमाम मद में ज़कात के फंड को, ज़कात को खर्च करना चाहते हैं। और तीसरी चीज़, पूरा सरिया कंप्लाइंट प्रोसेस होगा इंशाल्लाह। इसका पूरा नेटवर्क जो पान इंडिया नेटवर्क है और एक टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी के साथ पूरा पान इंडिया नेटवर्क है इसका ऑपरेशन एकदम इफिशियंट है, ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन इसके अंदर और एक प्रोडक्टिव अप्रोच है। और इसके साथ साथ यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट का भी प्रावधान है। तो ये कुछ यूनिकनेस है जो ज़कात सेंटर इंडिया के पास है, दीगर इदारों के पास नहीं है। तो काम किस तरह करना चाहते हैं? तो काम पहली चीज़ ये है कि मोर फोकस एरिया जो सेंटर का है वो प्रोडक्टिव है, कि हम ज़कात को ऐसी जगह खर्च करना चाहते हैं जहाँ से प्रोडक्शन हो, कंज्यूम ना हो जाए कि एक बार आदमी ले ज़कात और उसको कंज्यूम करके और वो फिर वो मतलब पूरी ज़कात कंज्यूम हो जाती है लेने के बाद, तो वो खड़ा भी हो पर अपने पाँव पर। तो हम ऐसे लोगों को तलाश करके, ऐसे लोगों को जो ज़कात के मुस्तहिक भी हैं, ऐसे लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा, हम फोकस एरिया हमारा ये है कि हम प्रोडक्टिव वर्क पर खर्च करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली पूरा इसका प्रोसेस है। इसके साथ साथ जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो भी एकदम अप्रिसिएबल है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बाद उसका वेरिफिकेशन। अच्छा, एक 3 एरिया है, एक तो आदमी खुद एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन भी हो रहा है, तो वेरिफिकेशन के बाद उसका अप्रूवल भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि बस ये मैंने लेकर आए इसका मुस्तहिक कि बस आप इसको दे दीजिए, नहीं, इसको पूरे वेरीफाई करने के बाद भी एक अप्रूवल मैनेजमेंट कमेटी है जो इसको अप्रूव करती है, उसको देखती है कि सही मानों में ये ज़कात जो फ़र्द जिसको दिया जा रहा है वो इसके बाद खुद कफ़ील होने वाला है कि नहीं। इस तरह इसको आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये अहमदाबाद चैप्टर की ये पूरी टीम है, एडवाइजरी काउंसिल है 14 आदमी की। इसमें एडवाइजरी काउंसिल में 3 ऑफिस बेरर हैं। मकबूल अहमद अरवरान साहब हमारे सदर हैं, मैं सेक्रेटरी हूँ। ताहिर हुसैन साहब ये तशरीफ़ फरमा, ये इसके ट्रेजरर हैं। सोहेल अंसारी साहब, इसराइल मंसूरी साहब, सादिक पटेल साहब, इकबाल हुसैन शेख साहब जिनको हम इकबाल लाकड़ा वाला के नाम से जानते हैं, फिर इकराम मेमन साहब, इकबाल अहमद मिर्ज़ा साहब, मोहम्मद कलीम अंसारी, नबीउल्लाह पठान, शकील अहमद राजपूत, सोहेल साचुरा, डॉक्टर साहिद मलिक और जुनैद शेख बैठे हमारे शाहपुर के हमारे साथी। ये पूरा 15 लोगों की एडवाइजरी काउंसिल है, 3 इसमें ऑफिस बेरर है। इनके अलावा कि ये 5 लोगों की मैनेजमेंट कमेटी है, ये 5 लोग हैं इसमें। इन 5 लोगों की जिम्मेदारी है कि वेरीफाई भी करें, मिल बैठ कर उसको अप्रूव करें। और इसमें खास ये है कि अप्रेजल कमेटी बनाई है जो जिस फोकस एरिया जो है वो IGS जो आप देख रहे हैं उसका मतलब है इनकम जनरेटिंग स्कीम,
वो स्कीम, वो ज़कात का ये स्कीम है कि जिससे लोग पैसा लेने के बाद, ज़कात का फ़ंड लेने के बाद कुछ इनकम जनरेट कर सकें। तो उसके लिए ख़ास 3 आदमी की कमेटी है। ये बाकायदा ऐसे लोगों की, ऐसे अफराद जिनकी इस पर एप्लीकेशन आती है, उनका इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू लेने के साथ साथ फिर उसके बाद अप्रूव करते हैं और इसके बाद भी उनके साथ लग कर, उन एक बार दे देने से मसला नहीं हो जाता, लेकिन उनके साथ लगना पड़ता है, उनको बार बार मशवरे देने पड़ते हैं और उनका ध्यान भी रखना पड़ता है ताकि वो सही में उस आगे बढ़ सके, अपने कैपिटल जो लगा है इस कैपिटल को सही से यूटिलाइज कर सके। उसके लिए ये टीम है अप्रेजल कमेटी की। ये फिलहाल ज़कात सेंटर अहमदाबाद यूनिट इन 5 एरिया में काम कर रही है। एम्प्लॉयमेंट, जो जिसको हम इनकम जनरेटिंग स्कीम कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है, फिर एजुकेशन की स्कीम है, इमरजेंसी मेडिकल हेल्प है, मंथली पेंशन स्कीम है। मंथली पेंशन से मुराद कि समाज में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते ही हैं कि जिनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी समाज की होती है, वो कुछ कर ही नहीं सकते, इस तरह वो अपाहिज या इस तरह से वो हो जाते हैं कि ऐसे कुछ बुजुर्ग होते हैं कि जिनका ध्यान रखने वाले उनके बच्चे नहीं होते हैं, ऐसे कुछ यतीम बच्चे होते हैं कि जिनके ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। तो ये पेंशन स्कीम खास उन लोगों के लिए ये। और उसके बाद जो है बेड डेटर्स, जो आप देख रहे हैं कि वो कर्जदार लोग किसी वजह से, किसी इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से कर्ज में फंस गए हों, इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से, यानी शादी ब्याह में कर्ज ले लिया, तो उसके लिए हमारे पास एप्लीकेशन नहीं कर सकते कि आपने शादी करने के लिए बड़ी आलीशान शादी की, फिर आपने कर्ज में मुब्तला हो गया, उसके लिए नहीं। ये जो स्कीम है जो कर्ज उतारने वाली, उन लोगों के लिए है कि जो किसी वजह से, इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से कर्ज में फंस गए हों, तो ऐसे लोगों के लिए है ये स्कीम है। 5 स्कीम पर अभी सेंटर, अहमदाबाद का सेंटर काम कर रहा है। और ये बजटरी एलोकेशन भी इस तरह से हमने किया हुआ है। बड़ा बजट आप देख रहे हैं कि वो लाइवलीहुड इनकम जनरेशन स्कीम में हम लगा रहे हैं 45%, 20% हम स्कॉलरशिप पे लगा रहे हैं, फिर 20% मंथली पेंशन पे लगा रहे हैं, इमरजेंसी के लिए 5% लगा रहे हैं, एडमिन कॉस्ट के लिए जो चलाने के लिए जो है वो 10% लगा रहे हैं। ये अभी रमज़ान, जो लास्ट रमज़ान गया उसके बाद हमने काम शुरू किया, उसकी मुख्तसर सी रिपोर्ट है कि 22 अफराद ऐसे हैं कि जिनको सेंटर माहाना तौर पर एक महीने 50,500 रुपये उन पर सर्व कर रहा है। 22 अफराद ऐसे हैं, मतलब एक फ़र्द को 1,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक एक फ़र्द को हम दे रहे हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कैंसर पेशेंट है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बच्चे बेगुनाह हैं लेकिन वो कैदबंद के शिकार हैं, तो ऐसी भी फैमिली है इसके अंदर कि जिनको माहाना तौर पर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ यतीम बच्चे हैं जिनके वालिदैन नहीं हैं। इस तरह की ये पूरी फैमिली 22 फैमिली अभी आइडेंटिफाई हुई है, लेकिन ये और बढ़ जाएगी अगर काम जिस तरह बढ़ेगा। उसके बाद 7 अफराद ऐसे हैं कि जिनको हमने इनकम जनरेटिंग स्कीम में सपोर्ट किया है कि वो अपने धंधे रोजगार से लग जाएं। 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने स्कॉलरशिप दी है और एक मेडिकल हेल्प और एक कर्ज उतारने के लिए हमने एक पैसा खर्च किया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं ये जो अभी फ़िलहाल हमने किया। कुछ सक्सेस स्टोरी भी मेरे ख्याल से एक साल 1.5 साल में जो है वो रखना ज़रूरी है। ये एक बच्चा है, आमिर अली नाम है इसका। इसको हमने सेंटर की तरफ से 2 मरतबा एजुकेशन स्कॉलरशिप दी। ये MCA कर रहा था डेटा एनालिसिस में सेंट जेवियर्स कॉलेज से। ये 3 भाई और वालिदैन हैं, 5 आदमी की फैमिली है। इसके वालिद छोटी सी एक चाय की केतली छोटी सी एक जगह पर जैसे रोड पे लगा कर चलाते हैं। तो ये 3 बच्चों में से सिर्फ एक ये लड़का है घर का जो पढ़ पाया। इसने BSc किया और उसके बाद ये आगे बढ़ा और वो MCA करना चाहता था, लेकिन इसके वालिद साहब के पास उसका फ़ंड नहीं था। तो ज़कात सेंटर से 2 मरतबा हमने फ़ंड इसको दिया, क्योंकि जो लिमिटेशन होती है। इसके अलावा भी हमने इदारे में यानी इज्तिमाई तौर पर काम करने का फ़ायदा ये होता है कि सिर्फ एक जगह से नहीं, फिर और भी कुछ जगहों से आप उसकी मदद करवा सकते हैं। तो इस तरह इसकी कई जगहों से, सेंटर के अलावा भी हमने कुछ लोगों से इसकी मदद कराई और आज ये मास्टर इन डेटा साइंस की डिग्री है इसके पास। इस तरह ये पास हो गया है और अभी 1 महीने पहले हमारे पास आया था। इसने बताया कि इसकी नौकरी लग गई अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कैंपस इंटरव्यू में 16 बच्चों का इंटरव्यू लिया गया। उन 16 बच्चों में से 3 लोगों को कंपनी लिया, उन 3 लोगों में ये था। और ये एज ए जूनियर डेटा साइंटिस्ट, इसने कहा कि मेरे नाम के आगे साइंटिस्ट लगेगा, मैं अभी ये एज ए जूनियर डेटा साइंटिस्ट इसने एक कंपनी को ज्वाइन किया है। तो ये एक चीज़ है आगे। इसके अलावा ऐसे इस तरह के कई बच्चे कि जो अब आगे बढ़ गए हैं सेंटर की मदद से। ये भाई जुनैद नाम है इनका,
कोविड के बाद ये गारमेंट का काम कर रहे थे, लेकिन कोविड के बाद क्योंकि वो पूरा लॉकडाउन लगा, तो जो इनकी मूड़ी जो लगी हुई थी धंधे में, ये मूड़ी भी इन्होंने जाहिर सी बात है घर चलाने के लिए कुछ जरूरत है, मूड़ी भी ये पूरा उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये दोबारा इनको धंधे पे लगाने के लिए आप देख रहे हैं, इनके पास 3-4 मशीनें हो गई हैं और अब ये दोबारा इन्होंने अपना रोज़गार शुरू करा है। पिछले 7 महीने से ये अब किसी के सामने हाथ इनको नहीं फैलाना पड़ता है। इनको पैसे, कारीगरों को पैसे देने के लिए, दीगर काम करने के लिए पैसों की बार बार ज़रूरत पड़ती थी और ये टेंशन में आदमी गुजरा है, डिप्रेशन का शिकार होने वाले थे। लेकिन किसी तरह ये भाई किसी रिश्तेदार के पास गए पहले कि आप मेरी मदद कर दीजिए इतने रुपए की, तो मैं दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन रिश्तेदार ने इनकार कर दिया। लेकिन रिश्तेदार ने ये ज़रूर किया कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन ऐसे एक इदारा मेरे निगाह में है तो आप वहाँ अप्लाई करें तो हो सकता है। तो डरते डरते फ़र्क आया, क्योंकि लोगों को थोड़ा शर्म भी महसूस होती है ना सामने आने में। तो ये आए और इनको हमने एक बड़ा फंड ज़कात सेंटर से दिया, तो जिसके बाद ये दोबारा से अब ये इनके चालू हो गया। ये ऑडियो आप सुनते हैं तो ये कह रहे हैं कि अब जितना काम मैं पहले करता था उससे ज़्यादा काम अब होने लगा है और दुआओं भी ये दे रहे हैं, आगे करो, इसके आगे करो। इसी तरह एक और साहब है इसके आगे ही, ये भाई का नाम रिजवान कुरैशी है। ये आप इसके बारे में सुनिए। ये फॉरेन रिटर्न है, बाहर काम करते थे एक गल्फ़ कंट्री में, लेकिन वहीं उसी दौरान काम करते हुए उसी कंट्री में इनको पैरालिसिस का अटैक आ गया, हेमरेज जैसा हो गया इनको। तो तीसरे चौथे दिन इनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया एक रिश्तेदार के साथ। उनके कफील ने इतना किया इनके ऊपर कि टिकट विकट बना दी और इनको वापस भेज दिया कि मैं तुम्हारा इलाज नहीं करा सकता। खैर ये यहाँ पर आए, इनके पास जो कुछ था इन्होंने अपने इलाज पे खर्च किया। आज ये इस तरह खड़े हैं, इस तरह खड़े भी नहीं हो सकते थे ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खड़े हैं। तो इनको मेडिकल हेल्प की गई पहले तो ये अभी इस तरह खड़े हो गए और अब इनको हमने एक अच्छा फंड दिया ताकि अब ये, क्योंकि ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, तो उनके घर के पास ही हमने इनको छोटी सी दुकान इनको खोल दी है कि जहाँ पर तेल, साबुन, इस तरह की चीज़ें इन्होंने बेचना शुरू करा। 2-3 महीने से अब ये काम बैठ कर अपने इस तरह से ये काम अब ये कर रहे हैं। अब इनको ना दवाई के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है, न दीगर किसी खर्च के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है। इनका एक बच्चा है तकरीबन 15 साल का, वो इनकी हेल्प करता है और ये इस तरह की छोटी सी दुकान चल रहा है। ये छोटी छोटी स्टोरीज है। इसके अलावा ये जो भाई मुबारक पठान नाम है इसका, ये ब्लाइंड है, ये देख नहीं सकता। मतलब ऐसा नहीं कि पैदाइशी ब्लाइंड है, ये 2 साल पहले यकाएक चक्कर खा के गिर गया और आंखों की रोशनी चली गई और महीने का 25-1 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी यकाएक एकदम इस तरह का हो गया, बिल्कुल भी नहीं देख सकता ये। फिर इसको अभी हम मंथली पेंशन दे रहे हैं। इसके अलावा इसके 2 बच्चों की तालीम का इंतजाम भी हमारे यहाँ से भी सेंटर से भी हो रहा है और दूसरी एजेंसी से भी हम इसकी बच्चों की तालीम का इंतजाम करा रहे हैं। 2 स्टोरी और सुन लीजिए, इसके बाद पूरा करते हैं। कि कैंसर पेशेंट का जो मैंने तस्करा किया, मंथली स्कीम दी जा रही है कि वो कैंसर पेशेंट थे, अब वो इंतकाल कर गए, उनके बीवी और बच्चे हैं। तो हम अभी तो उनकी स्कीम वो चल रही है, लेकिन हमने कुछ खवातीन के जरिए, उस खातून जब इद्दत में बैठी थी उस तक मैसेज मैंने पहुँचाया कि अभी आप पेंशन स्कीम ये चल रही है, दीगर जराए से आपकी मदद हो रही है, लेकिन आप बैठे बैठे अभी इद्दत का पीरियड है, लेकिन सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं आगे ज़िंदगी में। आगे आप क्या करेंगे, 3-4 बच्चों की किस तरह पाला जाएगा। तो ये इद्दत पूरी होते वेरी सेकंड डे, इद्दत जिस दिन पूरी दूसरे दिन ही उसने मुलाकात की। उसने कहा कि मुझे सिलाई कढ़ाई का काम आता है, आप मुझे कुछ मशीन दिला दीजिए। तो मशीन का इंतजाम कराया उनके लिए, उनकी बेटी के लिए और उनके लिए। और अब वो पिछले 3-1 महीना हो गया, अब वो दोनों माँ बेटी मिलकर अब उनको पेंशन स्कीम की इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी और दोनों माँ बेटी मिलकर ही अपना घर चला रहे। इसी तरह एक और है, इसी तरह से खबर पहुंचा दी कि अब इद्दत पूरी हो तो क्या कर सकते हैं। अब वो केस आना बाकी है अभी, तो उनके लिए भी इंशाल्लाह हम करेंगे। तो यानी ये है जो पेंशन स्कीम के जरिए, ये किसी जहन में ना जाए कि हम उनको, ये मतलब तो वही हो जाएगा कि हम ज़िंदगी भर आप देना चाहते हैं। कुछ लोग तो होंगे जो देना चाहेंगे, लेकिन पेंशन स्कीम में भी जो लोग आ रहे हैं उनके साथ बैठ के बातचीत की जाती है, उनके काउंसलिंग की जाती है कि अभी आपकी उम्र 40 साल है, 45 से 50 साल है, कुछ खवाते नहीं आते ज़्यादा, आप क्या कर सकते हैं घर में बैठकर। आप बाहर नहीं जाना चाहते, घर में बैठ के क्या कर सकते हैं, तो वो खुद सामने से प्रोजेक्ट लेकर आते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। तो उस तरह हम ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। फिर वो पेंशन स्कीम से निकल कर इनकम जनरेटिंग स्कीम में आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो खुद कफील हो रहे हैं। तो ये छोटी सी रिपोर्ट थी। मतलब अभी नेक्स्ट रमज़ान से काम शुरू किया गया है, तो तकरीबन 11 या 12 महीना तो हो गए हैं शुरू करने से पहले।
तो अब ये आइंदा का प्रोजेक्ट क्या है? आइंदा प्रोजेक्ट सबसे पहला बड़ा ये है कि हम अहमदाबाद से इस साल 1 करोड़ रुपये ज़कात की वसूली करना चाहते हैं। क्योंकि फील्ड में आप उतरेंगे तो आपको लगेगा बहुत छोटा है, आप कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आप काम ही नहीं कर सकते उस पर, कि आपका फंड आपको इजाज़त नहीं देता। तो पहला टारगेट ये है कि हम अहमदाबाद में इस रमज़ान में 1 CR की ज़कात लोगों से लेना चाहते हैं कि वो ये देखें प्रोजेक्ट, इसका यूनिकनेस देखें और ये अपनी बड़ी ज़कात का जो उनका जो निकल रहा है बड़ा हिस्सा वो ज़कात सेंटर को दें। उसके बाद जो तमाम स्कीम आपको देख रहे हैं कि अभी इतना काम हुआ है कि और वो उसी तरह बजटीय एलोकेशन के साथ हम काम करेंगे, हो सकता है उसको बढ़ाने की कोशिश करें कि 45% उस बजट का हम लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट में खर्च करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं कि जो लोग अभी आप थोड़ा ताज्जुब करेंगे, एक पोस्टर वायरल किया था तो एक भाई 50 लाख का बजट प्रोजेक्ट लेकर आए थे, जो कि खाबो ख्याल की बात है। 50 लाख का प्रोजेक्ट लेकर आ गए कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, मैं इस पे काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मैंने उनसे कहा आपको तो इन्वेस्टर को ढूंढना पड़ेगा, कि आप इन्वेस्टर ढूंढ के अपना काम आगे बढ़ाइए, आप ज़कात का पैसा क्यों लाए। लेकिन लोग कुछ कर सकते हैं, ये 50 लाख बहुत बड़ी चीज़ लगेगी, लेकिन कुछ कर सकते हैं। आप उनको 50,000 लाख रुपए में 5,000 से लेके लाख रुपए तक भी आप देंगे तो लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। इसलिए हम पहला टारगेट तो यही है कि हम 1 CR जमा करना चाहते हैं। उसके बाद आपने देख लिया ये तमाम स्टोरीज भी कि किस तरह चेंज 1 साल के अंदर ही आया है। सिर्फ यही लड़के के अंदर कैसा चेंज आया है, आप इससे मुलाकात भी कर सकते हैं। शाहपुर का बच्चा इकबाल लाकड़ा के थ्रू ही आया था और इसको भी हमने 50,000 के करीब एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत, तो ये किस तरह पूरा अपने आप को इसने डेवलप किया, खुद कफील हो गया है और उसको अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता कि गुर्बत से आज़ाद उम्मत और खुद कफील उम्मत बने। इस ख्वाब के साथ, इस मिशन विजन के साथ ज़कात सेंटर पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है, हमारे शहर में भी काम कर रहा है। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इसके इस ख्वाब को, इसके इस मिशन और विजन को आगे बढ़ाएं। और हमें उम्मीद भी है कि आप ये पूरे जो मजमा जो जमा है बहुत ही सोचने समझने वाला मजमा है और ये इंशाल्लाह आगे ज़रूर इसमें हिस्सा लेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अहमदाबाद में तय रखा है बजट तो है कि 10% के करीब आप एडमिन कोस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के जैसे आज की मजलिस है, तो ये आज की मजलिस भी जो हो रही है ये विथ लंच है, तो ये लंच सेंटर के पैसों से नहीं है। ये जो लोग इसको चला रहे हैं, जो 14-15 लोग इसके एडवाइजरी काउंसिल है, उनके तरफ से आज की पूरी मजलिस है। इस तरह का जो भी काम हो रहा है कि जो इसके इंट्रोडक्शन का काम है, तो ये इस तरह के हमारे फंड से हो रहा है, वो ज़कात सेंटर के फंड से नहीं हो रहा है। ये जो एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर उनके फंड से हो रहा है, वो हम आपस में बांट लेते हैं कि जो भी खर्च हो, 40,000 50,000 जो भी खर्च हो वो आपस में बांट के करते हैं। एडमिन कॉस्ट अभी फ़िलहाल एकदम नील के बराबर है, हम उस पर खर्च भी नहीं कर रहे हैं और खर्च करने के लिए के मूड में भी नहीं कि अभी उस पर खर्च करें। हम ये चाहते हैं कि 100% ज़कात हम जो वसूल कर रहे हैं वो हम पूरा के पूरा उसके मुस्तहिक तक उसको पहुँचा दें। जज़ाकल्लाह खैर।